हो उसमें कम से कम या अधिक से अधिक कितना लिखें जिससे हमको पूरा नंबर मिले। ठीक है मिस्टर अभी जी, सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, गुड मॉर्निंग अभिषेक एसपी गुरु जी, लालसा कुमारी जी, लक्ष्मी, प्रिया, विष्णु, बबलू, पुष्पा, प्रिंस कुमार जी, गुड मॉर्निंग सभी को। सत्यवर्धन कुमार, गुड मॉर्निंग। सचिन कुमार, यूपी क्वेश्चन मार्क, नमस्तभ्यम गुरु जी। अच्छा ठीक है, जय माँ सरस्वती जय। ठीक, सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी आ जाओ। प्रणाम एसपी सर। ठीक है रोशन कुमार जी, तो तबीयत भी सही नहीं लग रहा। चलिए सभी लोग जल्दी आ जाइए, उसके बाद फिर क्लास को शुरू किया जाए, ठीक है ना। ली कौन है भाई? जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन हो सकते हैं, जरा आप लोग टाइप करिएगा, जो आप लोगों को लिखने नहीं आ रहा हो। अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद पड़े तो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन टाइप कीजिए आप लोग जल्दी से। उसके बाद फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पे। क्या हो गया? चलिए जल्दी से लिखिए तो क्वेश्चन को। सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी, ठीक है ना। सर आप ठीक है ना? हाँ थोड़ा बहुत तो डाउन ही है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अच्छा सत्यवर्धन जी कह रहे हैं एथिकल इशू क्यों नहीं पढ़ाते हैं गुरुजी। ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन उसमें लिखिएगा। पीसीआर, चलो एक क्वेश्चन में पीसीआर समझा रहा हूँ कि कितना लिखना है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक, मैं ठीक हूँ बाबू, नमस्तभ्यम। कोई लेट नहीं हुआ आयान जी, टाइम पे हैं आप। आपका नाम तो वैसे भी याद हो गया, कल एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया था। अनंत प्रणाम क्या है सर? क्या लिखा है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप थोड़ा सा है। इंसुलिन निर्माण की क्रियाविधि, वाह, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं जो कि क्वेश्चन बुकलेट में है ही। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो तो अभी पिछले क्लास में लेट अच्छा खासा चला था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पीवी बायोरिएक्टर वही है भाई जिसमें जैविक खाद बनाया जाता है, ठीक है ना, उसको तो पढ़े होगे। माइक्रो इंजेक्शन, हाँ जो थोड़ा सा टफ है, माइक्रो इंजेक्शन। चलो ठीक है। किसी बच्चे का क्वेश्चन है रेस्पिरेशन में या सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है। ठीक है, शिवम यादव जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। आई थिंक चक्कर छोड़, अच्छा पूरा नहीं पढ़ा हमने। क्राई प्रोटीन या क्राई जीन वह संरचना होती है विक्की कौशल जी जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है, ठीक है ना, इससे उसमें कीड़े नहीं लगते। हाँ एक लड़का था नाहिद परवीन, आपने जो चावल के बारे में जानकारी लिखी थी शुरू में ही, वो मुझे याद है, पढ़ा है हमने, अच्छा लगा। चलो फिलहाल इतना लेते हैं, ठीक है ना। IDDM वगैरह ये तो समझाना ही पड़ेगा, और NIDTM, ठीक है ना। हाँ नाहिद परवीन जी आपने ये शुरू में भी लिखा था, हमने पढ़ा आपके कमेंट को, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है श्वेता सिंह जी, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए टॉपिक पे आते हैं, और सबसे पहला टॉपिक जो मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ वो छोटा टॉपिक है जिसमें क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में? क्रॉसिंग ओवर के बारे में। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लूँ, टीचिंग बैकग्राउंड पे आ जाए, ठीक। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में, एकदम आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर, देख रहे हो गिर गया नीचे, जितना क्वेश्चन लिख के रखे थे गिर गया। इसी को हिंदी में क्या कह रहा हूँ? पार गमन कहते हैं इसको। क्या कह रहा हूँ? पार गमन। अब सुनो, कुछ चीजें एकदम क्लियर रखो कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। हालांकि पूछा भी है 2 नंबर में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम ये याद रखोगे कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जब भी होगी वो हमेशा होमोलागस गुणसूत्रों के बीच होगी, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए
ठीक है, उसको क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़िए, ठीक है ना। हमेशा होमोलागस गुणसूत्रों के कहाँ होगी, बीच होगी। तो होमोलागस मतलब कहने का मतलब क्या है, एक वर्ड अगर हम लिखे होमो, होमो मतलब क्या होगा, सेम, लॉगस, लॉगस मतलब क्या होता है, गुणसूत्र। तो ऐसे गुणसूत्र जो संरचना में क्या हो, एक समान हो। जैसे पुरुषों के शरीर में लिखते हो कुल 44 प्लस XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसकी संख्या हो गई कितनी, 46, 44 45 46। स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उसकी संख्या कुछ इस तरीके से होती है, इसकी भी संख्या कितनी हो गई, 46, ठीक है ना, इसकी भी संख्या कितनी हो गई, 46। तो ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से क्या है, अलग है, इसलिए इसको क्या कहते हो, हेट्रो। हेट्रो मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंस, अलग अलग। और लॉगस मतलब होता है गुणसूत्र, वह गुणसूत्र जो संरचना में एक दूसरे से अलग हो उन्हें क्या कहोगे, हेट्रोलॉगस। ठीक, इतनी बात समझ आएगी। कमेंट थोड़ी देर छोड़ के लिए छोड़ दे बाबू, ठीक है ना। तो उसके क्या कहोगे, हेट्रोलॉगस। और ये एक दूसरे से पूरी तरीके से क्या होंगे, अलग है। तो सेक्स क्रोमोसोम पुरुषों और स्त्रियों में एक दूसरे से अलग होते हैं। और जो ये वाला हिस्सा है इसी को कहते हो होमोलॉगस। तो ऑटोसोम या दैहिक गुणसूत्र जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हमेशा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय होमोलॉगस गुणसूत्रों के बीच होती है, ठीक है ना। एक बच्चे ने और क्वेश्चन डाला है, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म या आनुवांशिक रूपांतरित जीव, ठीक है ना। चलो ठीक है, किसी बच्चे ने पूरा थियरी लिख दिया इसका। तो इसमें क्या लिखोगे, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है एक मिनट सुन लो। सबसे पहले एक गुणसूत्र लेते हो और इसी के समान संरचना में कौन सा होगा, दूसरा गुणसूत्र होगा। और पारगमन या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में सबसे पहले उससे एक क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, लिंकेज, लिंकेज या क्रॉसिंग सहलग्नता इसे कहोगे, सहलग्नता। तो संलग्नता की क्रिया में जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपरी भाग को क्या कहते हो, सैटेलाइट, क्या कहते हो, सैटेलाइट। सैटेलाइट की सहायता से, सैटेलाइट, सैटेलाइट की सहायता से क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जिनके जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हो, लिंकेज कहते हो। तो मान लो ये पहला वाला गुणसूत्र है, ग्रीन कलर का जो बनाए थे, और यहीं बगल में एक और क्या बना रहा हो, व्हाइट कलर का। तो लिंकेज की क्रिया में दो होमोलॉगस गुणसूत्र आपस में क्या करते हैं, जुड़ने की क्रिया करते हैं, जिसके पश्चात इसमें क्रॉसिंग ओवर या इसी को क्या कह रहे हो, पारगमन, क्रॉसिंग ओवर या पारगमन की क्रिया होती है, जिससे गुणसूत्र एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, गुणसूत्रों के खंड आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसका कुछ हिस्सा इसमें आ गया और इसका कुछ हिस्सा इसमें आ गया। और इससे बनने वाले जो नए गुणसूत्र हैं इन सबको क्या कहते हैं, कियाज्मा, CHIASMA, इसे क्या करो, कियाज्मा। और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होने पर ही इसमें क्या होता है, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन। क्या कह रहे हैं, म्यूटेशन, ठीक ना। तो अगर पूछेगा लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर किसे, सॉरी क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, लिंकेज भी पूछेगा तभी बनाना पड़ेगा दोनों को, ठीक है ना। तो इतना तो बनाओगे ही उत्तर में, उसके बाद फिर लिखोगे क्या, हो जाएगा गोल्डन भैया जी, पर थोड़ा सा समय दीजिए, एक ही दिन सारी चीजें नहीं हो जाएंगी, ठीक है ना बाबू। ठीक है रिया कुमारी जी, गुणसूत्र मानचित्र कैसे तैयार किया जाता है सर, गुणसूत्र की संरचना आपने कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आज क्वेश्चन खाली ले रहे हैं, ठीक है ना बच्चों का, तो परेशान मत होइएगा उस बात को लेकर, क्योंकि कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, ग्रुप में मैसेज किए थे कि सर एक क्लास और ले लीजिए जिसमें क्वेश्चन समझा दीजिए, ठीक है ना। तो इसमें लिखोगे क्या कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में सबसे पहले क्या लिखोगे कि लिंकेज की क्रिया सदैव दो होमोलॉगस गुणसूत्रों के बीच होती है, जिसके कारण यह सैटेलाइट की सहायता से आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसके पश्चात इसमें क्रॉसिंग ओवर या पारगमन की क्रिया होती है और गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे गुणसूत्रों के खंड आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, जिसके कारण बनने वाली नई संरचना को कियाज्मा कहते हैं, जिसके कारण इनमें क्या होता है, उत्परिवर्तन की क्रिया होती है। और यह क्रिया हमेशा कब होती है, मियोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन या इसी को कहोगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय होती है। ये हमेशा कब होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय होगा, ठीक है ना। ठीक, कमेंट सबका आ रहा है, फिलहाल अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो इसमें अगर पूछेगा कि क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, तो इसमें इतना चीज लिख लोगे, बताओ एक क्वेश्चन खत्म हुआ। चलो आप बता दोगे ना, लिख के बात समझाएंगे बाबू तो बहुत दिक्कत हो जाएगी,
समय लग जाएगा। तो इतना बनाना पड़ेगा, लिखने वाला हम बोल दे रहे हैं उसको, अगर चाहे तो आप वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, क्रैश कोर्स अक्टूबर में हो सकता है स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना आपका। हाँ, डाउट क्लासेस मान लो इसको एक तरीके से। दूसरा क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, कि सर माइक्रो इंजेक्शन किसे कहते हैं, इसको समझा दीजिए। कभी कभी इसी माइक्रो इंजेक्शन के पहले डीएनए जुड़ा होता है, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है ना, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन। तो एक चीज समझ लो, एक वर्ड है ICSI, पूरा नाम क्या है इसका, कोई बताना चाहेगा? ICSI का पूरा नाम कोई बताओ। शिल्पी कुमारी जी, अभी आप सबका क्वेश्चन ले लिया जाएगा, समय बचेगा तो, ठीक है ना। फिलहाल जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, बाय का पास नहीं है, BT का पास है, ठीक है ना। प्रजापति 30 जी, जो भी आपका नाम लिखा हुआ है। इसका पूरा नाम किसी को पता है? इसका पूरा नाम अगर किसी को पता हो तो बताओ। अच्छा लिख दे। इसको कहते हो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ही किया जाता है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें होता क्या है, स्पर्म की संरचना में थोड़ा सा आप लोगों को बना दूं, और ओवम का, चलो सबसे पहले ओवम को बना लिया जाए समझने के लिए। और एक नंबर में पूछता भी है, ये भी ध्यान रखना, ओवम या अंडाणु की संरचना का क्या करें, सचित्र वर्णन करें, पूछता भी है। चलिए साथ में बनाते चलिए। किनारे वाले आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, जोन पेलुसिडा की कोरोना रेडिएटा, अंदर एक आवरण है, थोड़ा सा मोटा ही कर लें आज जल्दी बन जाएगा, ठीक। यहाँ एक आवरण है, ठीक है ना। चलो अब तुमको डीएनए माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है इसको समझने की बात है। इसके अंदर पाया जाएगा क्या, एक केंद्रक और एक पाया जाएगा सेंट्रियोल, और बाकी होगा कोशिका द्रव्य। ये हो जाएगा क्या, न्यूक्लियस या केंद्रक। संरचना जरूर बनाना इसमें, ठीक। ये हो जाएगा क्या, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। और ये उसका बाहरी आवरण जिसको हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कह रहे हो, कोरोना रेडिएटा। कोरोना सूर्य के प्रकाश को भी कहते हो, सूर्य के बाहरी सतह को भी कोरोना कहते हो, क्योंकि ऐसे उसमें लपटें ऐसे निकली होती हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना। और अंदर जो ग्रीन कलर का जो आवरण बनाया हो ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग जोन पेलुसिडा। क्या कह रहे हो, जोन पेलुसिडा। तो अगर डीएनए माइक्रो इंजेक्शन पूछ रहा है तो ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सर हिंदी लिखिए, हिंदी भी तो सबका लिखा ही है इसका। अच्छा ठीक है, देखते हैं, मुझे भी याद नहीं है, पैलिंड्रोम भाई समझा देंगे, अभी 1 मिनट लगेगा। देखो लॉन्ग आंसर तो तुम वैसे भी रट के याद कर लोगे, पर छोटे छोटे क्वेश्चन तुम छोड़ दोगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उस बात को सुनना। आप कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर स्पर्म बनाए, शुक्राणु बनाए, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम बना ले रहे हैं क्या, शुक्राणु, ऐसे, ठीक। इसको क्या बना रहा, शुक्राणु। इसके अंदर भी एक केंद्रक होगा, ये सारी संरचनाएं होंगी, और इसका नेक वाला हिस्सा होगा, बाकी मिडिल पार्ट होगा, मध्य भाग, और बाकी उसका टेल होगा। और इसी ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है ना, ऊपर वाले हिस्से में एक टोपी नुमा संरचना पाई जाएगी, कैप लाइफ की स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। बाकी अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबसे अभी मतलब नहीं है, ठीक है ना, अभी जितना है उतने से। इस हिस्से को क्या कह रहे हो, एक्रोसोम। क्या कह रहे हो, एक्रोसोम। होता क्या है, एक्रोसोम की सहायता से, ठीक है ना, ये बनता किससे है, गोल्जी बॉडी ना, ये चलो उतना छोड़ दो। इससे एक एंजाइम स्रावित होता है जिसको कहते हैं एक्रोसिन। क्या स्रावित होता है, एक्रोसिन।
एक्रोसिन। तो जब यह संयुग्मन नलिका में पहुंचता है तो कभी कभी क्या होता है, स्पर्म से एक्रोसिन नामक एंजाइम स्रावित नहीं होता है। तो जब एक्रोसिन नामक एंजाइम स्रावित नहीं होता है तो इस ओवम में या अंडाणु में सबसे कठोर भाग जो होता है वो होता है जोन पेलुसिडा। तो जब स्पर्म इसके चारों तरफ आएगा, ऐसे मान लो अब हम इसको ऐसे बना रहे हैं, इसके चारों तरफ आएगा तो एक्रोसिन एंजाइम का श्रावण न होने के कारण ये क्या करेगा, इस लेयर को यहाँ से ऐसे तोड़ नहीं पाएगा, ताकि तोड़ के इसके अंदर चला जाए और इसके न्यूक्लियस से निषेचन की क्रिया कर पाए। ठीक है ना, लिखा तो है हिंदी में, ठीक है ना सारी चीजें। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एक इंजेक्शन लिया जाएगा, जिस इंजेक्शन को हम लोग कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। इंजेक्शन को लोगे ऐसे, ठीक है ना, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बस समझाने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है ना, जिसको क्या कहा जाता है, माइक्रो इंजेक्शन। उसको ओवम के अंदर ऐसे सीधे इम्प्लांट किया जाएगा, डाला जाएगा, और इस इंजेक्शन के अंदर, ठीक है ना, इस इंजेक्शन के अंदर जो भी पिस्टन वगैरह है, इसी स्पर्म को क्या किया जा रहा है, एंट्री करा दी जाएगी, इसी को इसी में क्या कर रहा हो, भर दे रहा हो, और जिसके कारण अब क्या कर रहा हो, इसको अंदर की तरफ जबरदस्ती ओवम में या अंडाणु में क्या कर दिया जाता है, धक्का दिया जाता है, और कुछ समय के पश्चात ये कहाँ चलाएगा, ओवम के अंदर, और निषेचन की क्रिया आसानी से क्या होगी, हो जाएगी। ठीक है ना, एक्रोसोन नहीं, एक्रोसिन एंजाइम है, और एक्रोसोम उसके ऊपर टोपी नुमा जो संरचना है उसको कहते हैं, जिसकी सहायता से यह जोन पेलुसिडा वाले लेयर को या आवरण को तोड़ने का कार्य करता है, जिसमें एक्रोसिन नामक एंजाइम सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है मोहन गोस्वामी जी, ये भी पूरी तरीके से सही है। ठीक है ना, चलो ठीक, तो ये बनाओगे और उसमें फिर ये लिखोगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब उसमें तुम डीएनए माइक्रो इंजेक्शन भी दे सकते हो। ठीक है ना, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से, वही लिटिकल एंजाइम वगैरह सब उपयोग करोगे। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, चैप्टर खत्म है। गुलाब रॉक स्टार जी, ठीक है ना, ठीक, चलिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी यही होता है, पर वो 2 टाइप का, एक अलग से लिखते हो जिफ्ट ZIFT और एक गिफ्ट GIFT लिखते हो। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल पूछता है 1 नंबर में। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें किसी ने बोला था इंसुलिन के निर्माण की क्रियाविधि। इंसुलिन के निर्माण की क्रियाविधि हमारे शरीर में कहाँ और कैसे की जाती है। ठीक है ना, तो हमारे शरीर में पहली बात की नहीं जाती, होती रहती है। और अगर हमारे शरीर में अग्नाशय की कोशिकाएं, ठीक है ना जी, देखो चैप्टर वाला जो क्वेश्चन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जीनी अभियांत्रिकी, ये सब तो वैसे भी पढ़ रखे हो तुम लोग। ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर को बच्चे पहले रखते हैं, जो छोटी छोटी उसमें चीज़ें हैं उसको छोड़ देते हैं। मानव जीनोम परियोजना जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, उसको नील डासट ने शुरू किया था। ठीक है ना, हाँ, इंसुलिन की कमी की वजह से हमें शुगर होता है। तो सबसे पहला हेडिंग क्या है इसमें, इंसुलिन। इंसुलिन, ठीक, इंसुलिन, सबसे पहला हेडिंग क्या है, इंसुलिन। तो इंसुलिन को समझने के लिए हमको क्या पहले बनाना पड़ेगा, हमारे पाचन तंत्र का वह अंग जहां से इंसुलिन का स्रावण होता है। ठीक है ना, पाचन तंत्र का वह अंग जहां से क्या स्रावित होता है, इंसुलिन। पाचन तंत्र का वह अंग जहां से इंसुलिन का स्रावण होता है, और ये हो गया यकृत। अच्छे से बना के उसको समझाओगे तो उसको भी देख कर क्या होगा, अच्छा लगेगा। और यहीं पे इसको कह रहे हो क्या, अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक, या इसी को इंग्लिश में कहते हो क्या, पैंक्रियाज, क्या कह रहे हो, पैंक्रियाज। बाकी चीज़ों में इसको क्या कह लोगे, यकृत या लीवर, इसको कहोगे क्या, पित्ताशय या गाल ब्लैडर कह लोगे। ये तो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम, जिसकी सहायता से ये तीनों अंग आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, जोन पेलुसिडा तो जोना लाइसिन एंजाइम और हाइड्रोडिनेज एंजाइम से भेदता है। जोन पेलुसिडा से स्रावित होने वाले एंजाइम की बात नहीं कर रहे हैं, स्पर्म के एक्रोसिन नामक, सॉरी हाँ एक्रोसिन कहाँ गया यार, एक्रोसोम नामक संरचना से जो स्रावित होता है उसकी बात हो रही है, इससे जो स्रावित होता है उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, 1 शॉट तैयार है, पुष्पी पौधों में जनन 1 शॉट संडे को आएगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कह रहा सुनो, हमारे अग्नाशय में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अल्फा सेल और बीटा सेल कहते हैं। जिन्हें क्या कह रहा हो, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो बीटा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है, क्या स्रावित होता है, हार्मोन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलिन। क्या कहते हैं, इंसुलिन। ये हार्मोन स्रावित होने के बाद कहाँ आता है, हमारे रक्त में।
और हमारे रक्त में प्रवेश करने के पश्चात रक्त में क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का कार्य करता है, कम करने का कार्य करता है, कम करने का कार्य करता है, कम करने का क्या करता है, कार्य करता है, जिसके कारण हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। अब किसी का पैंक्रियाज या अग्नाशय खराब हो जाए, या खराब नहीं हो रहा है, या उसकी बीटा सेल इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण नहीं कर रही हैं, तो उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति क्या होगा, मधुमेह, जिसके कारण व्यक्ति मधुमेह नामक रोग से क्या होगा, ग्रसित हो जाएगा, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, शुगर कहते हो, जिसे सामान्य भाषा में क्या कह रहे हो, शुगर। ठीक है ना। यह रोग खत्म नहीं होगा, ठीक। और कह रहा है कि अगर रक्त की मात्रा में ग्लूकोज कम नहीं हुआ तो हमें दो प्रकार का क्या होता है, डायबिटीज या मधुमेह होता है। पहले को कह रहा हूं, मान लो NIDDM, और दूसरे को कह रहा हूं IDDM, ठीक है ना। NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। हम पूरी तरीके से इंसुलिन पर आश्रित नहीं हैं, क्योंकि हम अपने दैनिक दिनचर्या में ऐसा अपना जीवन यापन करने लगे हैं जिसके कारण हमारे रक्त में इंसुलिन की मात्रा क्या हो रही है, घटती जा रही है, और ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जा रही है। तो अगर हम अपने खान पान पर नियंत्रण करें तो ये हो जाएगा हमारा कंट्रोल में। लेकिन IDDM जो होता है ये हमें जन्म से होता है। ये कब होता है, जन्म से। और ये कब हो रहा है, लगभग 40 वर्ष के पश्चात, ठीक है ना। तो जन्म से होने का मतलब क्या है, कभी कभी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ये समझ लेता है कि हमारे शरीर में जो बीटा सेल हैं वो हमारे लिए हानिकारक हैं, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही शरीर के बीटा सेल को क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है, जिसके कारण जन्म से ही इंसुलिन का स्राव हमारे शरीर में नहीं होता है, जिससे हम इंसुलिन से क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है ना। मोहन गोस्वामी जी, हाँ आपने सही लिखा है, ठीक है ना। ठीक, मिलर का जो प्रयोग है, ठीक है ना, उस पर आते हैं, वो चैप्टर अलग है। कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है प्रीति कुमारी जी को कि पढ़ते इतना सारा है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। खुद पे भरोसा करना सीखिए। जब इंसान दूसरों से लड़ता है तो उसको जीतने की चाह होती है, पर जब इंसान खुद से लड़ना होता है तो वो उस बात को छोड़ देता है कि हम करें तो क्या करें। तो लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होनी चाहिए, जो कि जीतने की होने। एलिजा को पूरा कहते हैं एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एसे किट, ठीक है ना। टेस्ट है, HIV का जांच कराता है। अच्छा, फिगर्स बनाने में और समझने में दिक्कत होती है तो ठीक है, आराम से बनाया कीजिए, ठीक है ना। नीलम कुमारी जी, यस सर। चेचक एक वायरल डिजीज है, ठीक है ना। थियरी लिखेंगे थोड़ा समझ में तो दिक्कत आ जाएगा। इंसुलिन के बारे में क्या लिखोगे, इंसुलिन मनुष्य के अग्नाशय से स्रावित होने में पाए जाने वाली बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो रक्त में प्रवेश करने के पश्चात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। यदि मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम नहीं होती है तो उसे मधुमेह या शुगर नामक रोग होता है। यह रोग दो प्रकार का होता है, जिसे NIDDM और IDDM कहते हैं। NIDDM में को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है। यह रोग व्यक्ति को 40 वर्ष के पश्चात होता है, क्योंकि उसकी दैनिक दिनचर्या खराब होती है, जिसको नियंत्रित करने के पश्चात वह शुगर को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन IDDM में वह व्यक्ति जन्म से उस रोग से ग्रसित होता है, क्योंकि उसके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उसके ही बीटा सेल को नष्ट कर देता है, जिससे उसके शरीर में इंसुलिन का स्रावण क्या होता है, बंद हो जाता है। जैसे वह रोगी व्यक्ति जन्म से ही क्या होता है, रोगी होती है। पता नहीं, कल तुम उसको डांट दिए थे, अभिषेक भारती को, कह रहे थे मेरा भाई है, ठीक है ना। हाँ ठीक है मिस्टर अभी जी, 40 वर्ष के बाद होता है। पेटेंट जैसे कह रहा है कि ये फोन सैमसंग कंपनी ने बना रहा है या कोई कंपनी बना रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसी फोन को कोई दूसरा कार्बन कॉपी करके इसी की तरह ना बनाए, उसी को हम लोग कहते हैं पेटेंट या अधिकार प्राप्त करना है, क्योंकि इस कंपनी को इस मॉडल को बनाने का अधिकार प्राप्त है। और बायोपायरेसी उसे कहते हो, इसी के कार्बन कॉपी को तैयार करना, थोड़ा बहुत नाम चेंज करके, ठीक है ना, वो भी कंपनी को अधिकार प्राप्त है। ठीक, समझ में आ गया। नुसरत प्रवीण जी, आपको क्या दिक्कत हो गई। दूसरी चीज अगला लिखोगे क्या, इंसुलिन के निर्माण की क्रियाविधि, किसी ने कहा था, क्या लिखोगे, इंसुलिन के निर्माण, इंसुलिन के निर्माण की क्रियाविधि, इसको हम पूरा समझा चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको हम आउटलाइन ही बताएंगे ताकि थोड़ा समय क्या हो जाए हम लोगों का, बच जाए, ठीक है ना। तो इंसुलिन के निर्माण के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, मनुष्य की कोशिका को लोगे,
ठीक है ना। अब इसके आगे हम बनाएंगे नहीं, खाली बोल के समझा दे रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, और आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है एक पूरा लेक्चर लेके, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल या मानव कोशिका, मानव कोशिका। ठीक, दूसरा यहां पर ले रहे हैं हम एक जीवाणु, और उस जीवाणु को आपको पता है कौन सा है, ई कोलाई, ठीक है ना। ई कोलाई या इश्चरेशिया कोलाई इसको पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और ये उसका हो गया मान लो जीनोम या आनुवांशिक पदार्थ, और बाकी उसमें प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य। अब इसमें तुमको वही क्या करना है, 5 एंजाइम क्रम से याद रखो। पहला एंजाइम कौन सा है, लिटिक, LYTIC, लिटिक। दूसरा एंजाइम याद रखना है किसके बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ENZYME, या इसे कहोगे प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। ये भी पूरा लेक्चर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, बस मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर क्या लिखोगे, DNA लाइगेज, क्या लिख रहे हो, DNA लाइगेज। ठीक, चौथा क्या लिख रहे हो, कुछ छूट रहा नहीं, ठीक है, क्लोरम्फेनिकॉल, क्या लिख रहे हो, क्लोरम्फेनिकॉल, क्लोरम्फेनिकॉल। अब तुम यहीं से, अच्छा ठीक है, लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं से क्या होगा, क्रम से लिखना स्टार्ट करोगे। इंसुलिन के निर्माण की क्रियाविधि में क्या लिखोगे कि मानव कोशिका को लेकर इससे DNA को प्राप्त करने के लिए लिटिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, और यह क्रिया समान रूप से जीवाणु के शरीर में भी की जाती है, जिससे ई कोलाई नामक जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ प्राप्त होता है। प्राप्त DNA के खंडों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से एक्सान तथा इंट्रान, किसमें याद है, एक्सान तथा इंट्रान के खंडों में विभक्त किया जाता है, जिसमें केवल एक्सान वाले खंडों को लेकर DNA लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे rDNA का क्या होता था, निर्माण होता था। और प्राप्त rDNA को क्या कर रहे थे, रूपांतरण की क्रिया द्वारा पुनः जीवाणु के शरीर में क्या कर रहे थे, रूपांतरित कर रहे थे। किस क्रिया द्वारा, रूपांतरण की क्रिया द्वारा, जिससे क्या हो रहा था, रूपांतरित कर रहे थे, और जिससे क्लोरम्फेनिकॉल एंजाइम की उपस्थिति में क्या करा रहे थे, संवर्धन करा रहे थे, जिसे किसी पात्र में इकट्ठा कर क्या किया जाता है, इंजेक्शन की सहायता से रोगी को दिया जाता है। तो ऐसे ही आउटलाइन भी तैयार रखोगे तो तुम्हें लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। सर इस बैक्टीरिया से इंसुलिन नहीं बनाता, बैक्टीरिया में उस जीन को डाल दिया जाता है जब तुम इंसुलिन को तैयार करते हो किसी लैब में। फिर सिंथेटिक रूप से, लाइसोजाम नहीं लिखे हैं, लाइसोजाम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे पौधे की कोशिका थोड़ी है कि कोशिका भित्ति को नष्ट करना है, ठीक है ना। अगर पौधे की कोशिका भित्ति होती तब जाके लाइसोजाम का नाम लिखा जाता, ठीक है ना। MD शमशाद जी, हम देख लेंगे नोट्स के बारे में जो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, ठीक। बुक टाइम से आ जाएगा। प्रारंभिक कोडान रिप्लिके उसमें ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की क्रिया में आता है, ठीक है ना। इनिशिएशन उसको इंग्लिश में कहते हो, फिर दीर्घीकरण आएगा, फिर समापन आ जाएगा। और जहां से DNA रिप्लिकेशन की क्रिया प्रारंभ होती है उसी को प्रारंभिक या इनिशिएशन कोडान कहते हो। पूरे बुक से राहुल रस्तोगी जी गेस क्वेश्चन तैयार है, ठीक है ना। मोहन गोस्वामी जी, प्रो इंसुलिन इंसुलिन की पहली अवस्था है जो सक्रिय नहीं होती है, ध्यान रखना, मतलब वो ग्लूकोज की मात्रा को कम नहीं करता है, ठीक। FSH और LH हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जीन थेरेपी के सहायता से जीन को, हानिकारक जीन को हमारे DNA से हटाया जाता है। कोई लेट नहीं हुआ, आप लोग टाइम से, ठीक है ना। तो अगर इंसुलिन के निर्माण की क्रियाविधि पूछेगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक। माइक्रो इंजेक्शन हो गया। PCR विधि पे आते हैं, ये भी पूछता है, ठीक है ना। चलो अगला क्या लेते हैं, PCR। अगला लेते हैं PCR। या इसी को पूरा नाम क्या लिखते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या लिख सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सबसे पहले किसने बताया था? मोलिस ने। किसने? मोलिस ने। कब? 1983 में, ठीक है ना, मोलिस ने। इसकी सहायता से करते क्या हो? इसकी सहायता से जीन क्लोनिंग किया जाता है, ध्यान रखना, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग कहने का मतलब लाभदायक जीन को अत्यधिक मात्रा में, जीन को अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में बनाया जाता है, बनाया जाता है औद्योगिक स्तर पर, ठीक है ना, क्योंकि उसका बहुत सारा काम है। शुक्राणु को क्रियाविधि को शुक्राणु को क्रियाविधि के शुक्राणु को क्रियाविधि मतलब, शुक्राणु को क्रियाविधि मतलब टीजीएस स्टूडेंट जी, शुक्राणु की क्रियाविधि मतलब, अच्छा आपका अभिषेक नाम है, ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है ना। मोनोक्लोनल मतलब जिसका केवल एक कार्बन कॉपी तैयार किया जाए, दोबारा उसे ना बना जाए। नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, अजीब बात है, ठीक। जिसे डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों को बढ़ाने और विश्लेषण करने के लिए यह तकनीक 1983 में कैरी मोलिस द्वारा विकसित की गई थी। हाँ ठीक है, ये भी सही है पूरी तरीके से। इसमें क्या कर रहा हो? सेम प्रयोग वही जो पीछे अभी कर रहे थे, पर इसमें स्टार्ट करते हो कहाँ से? आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक इसको पूरा कहते हो। अभी गलत लिख देंगे मात्रा तो अभी तुम लोग हंसोगे, तो तुम लोग सुन लो, लिख लेना, पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा हो कि जो आरडीएनए तैयार किया गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है, जिसमें दो विपरीत या समान प्रजाति के डीएनए जुड़े होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आरडीएनए। इसे किसी जीवाणु में क्या करते हो? रूपांतरित करते हो। किसमें? वो भी ई कोलाई में ही क्या करते हो? रूपांतरित करते हो। रूपांतरित, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करते हो? रूपांतरण करते हो, रूपांतरण करते हो, ठीक। क्या कर रहा हो? रूपांतरण कर रहा हो। और रूपांतरण की क्रिया के पश्चात क्लोरम्फेनिकॉल एंजाइम की उपस्थिति में क्या कराते हो? संवर्धन या कल्चर कराते हो। क्या कराते हो? संवर्धन, जिसके कारण इस जीवाणु में डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया तेजी से क्या होती है? बढ़ जाती है। जिसके कारण इस जीवाणु में डीएनए रिप्लिकेशन की या डीएनए द्विगुणन की क्रिया तेजी से क्या होती है? बढ़ जाती है। तो एक ही समय पर आरडीएनए की अनेक प्रतिलिपियां तैयार होती हैं। प्रतिलिपियां मतलब कार्बन कॉपी, प्रतिलिपियां मतलब क्या? कार्बन कॉपी तैयार होती हैं, जिसको औद्योगिक रूप से क्या करते हो? अलग अलग स्थानों में औषधियां बनाने में, किसी उत्पाद को बनाने में, इन सब के बनाने में क्या करते हो? उपयोग करते हो। इसको क्या कहोगे? डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां। ये सब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां क्या की जाती हैं? तैयार की जाती हैं, ठीक है ना। हमारे गांव में 5 दिन से लाइट नहीं आया है। अभिषेक भारती जी आ गया भाई, अभिषेक भारती लिखा है कि सर अभी तक हम सोए रह गए थे, ठीक। हाँ, पीसीआर विधि द्वारा आरडीएनए को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है, और उसे प्राप्त करने की क्रिया को ही क्या कहते हो? जीन क्लोनिंग कहते हो, क्योंकि उस डीएनए में बहुत सारे क्या पाए जा रहे होंगे? सब में क्या होंगे? जगह जगह जीन होंगे बहुत मात्रा में, और वो जीन हमारे लिए लाभदायक हैं, इसीलिए उस लाभदायक जीन को अधिक मात्रा में क्या कर रहा हो? तैयार कर रहा हो, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? इस लाभदायक जीन को अधिक मात्रा में क्या कर रहा हूँ? तैयार कर रहा हूँ, ठीक। शुक्राणु जनन, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से बनता है, ठीक है ना। बीटी कपास को बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस नामक जीवाणु से तैयार किया जाता है, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस नामक जीवाणु का भी उपयोग करते हो। इस पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है ना। चलो, पीसीआर में भी इतना ही, इससे ज़्यादा कोशिश मत कीजिए। आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं? किसी ने लिखा था, ठीक है ना। क्या चीज़? आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग।
जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक, आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो क्या लिखोगे? जैव प्रौद्योगिकी की वह शाखा, क्या लिखोगे? बायोटेक्नोलॉजी, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बायो टेक्नो, TCHNO, हाँ, लॉजी, या जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी की वह शाखा, वह शाखा जिसमें, जिसमें विभिन्न एंजाइमों का उपयोग करके, विभिन्न एंजाइमों, एंजाइमों का उपयोग करके, उपयोग करके लाभदायक जीन को, लाभदायक जीन को औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक, औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है, तो प्राप्त किया जाता है तो यह क्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है, जिसमें, जिसमें जीन क्लोनिंग, जीन का हेरफेर, जीन रूपांतरण, ठीक है ना, आदि क्रियाएं की जाती हैं, आदि क्रियाएं की जाती हैं, की जाती हैं, जिसके लिए निम्न एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। वही पहला लाइसोजाइम, दूसरा लिटिक, तीसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, चौथा DNA लाइगेज, और पांचवा क्लोरम्फेनिकॉल। फिर सबके काम लिखोगे, हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्त्रियों में, श्रवण कुमार जी, उसी को मासिक चक्र या ऋतुस्राव भी कहते हो, ठीक है ना, या मासिक धर्म भी लिखा होता है, वो भी कहते हो, ठीक। परजीवी, सॉरी परजीनी, GMO, हाँ चलो उसमें लिखे हुए हैं, एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। मोहन गोस्वामी जी, आपने सही लिखा आंसर। लुई पाश्चर के प्रयोग को समझा दीजिए। उन्होंने जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया है, वो चैप्टर फिर से ले लेंगे, ठीक है ना, कहानी टाइप का समझाने लायक, ठीक। कमेंट सबका आ रहा है TBS जी, पर थोड़ा सा लिखने पे मेरा ज़्यादा ध्यान आज, ठीक है ना, ठीक। अभी इसी दोनों चैप्टर पे रहिए, बाद में देखा जा रहा है, अगले चैप्टर को किसी दिन लिया जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना। GMO को समझा दिया जाए थोड़ा सा, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म या आनुवांशिक रूपांतरित जीव के बारे में। PBR 322 का फुल फॉर्म लिखो तो जरा, टिम्पी कुमारी जी। प्लाज्मिड बोलिवर रोड्रीग्रेस 322, उसमें विभिन्न प्रकार के जीन पाए जाते हैं जिसे अलग अलग DNA से प्राप्त किया जाता है और उसे सिंथेटिक रूप से या कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, ठीक है ना, जिसमें सभी प्रकार के लाभदायक जीन पाए जाते हैं। सीमेन और स्पर्म में अंदर, स्पर्म एक कोशिका है, सीमेन एक प्रकार का तरल पदार्थ है सफेद रंग का, जो स्पर्म को गति करने में और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, उसमें सहायता प्रदान करता है। सीमेन सेमिनल वेजाइकल से बनता है और जो स्पर्म होता है वो स्पर्मेटोगोनिया से बनता है, जो टेस्टिस के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर? हाँ, सेर्टोली सेल में, अरे सेर्टोली सेल में नहीं, स्पर्मेटोगोनिया में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर।
ठीक है तमीका कुमारी जी, जीन चिकित्सा क्या है? कोई मेरे शरीर में हानिकारक जीन या लिथल जीन होगा, उसको मेरे शरीर से हटाओगे ताकि मैं उस बीमारी से बच जाऊं, उसी को कहते हो जीन चिकित्सा। ठीक है ना? या किसी जीन को औद्योगिक स्तर पर उगाने को या बनाने की क्रिया को जीन चिकित्सा कहते हैं, क्योंकि उसको क्या करते हो? हाँ, एक रोज जेल पर स्थापित करके बनाते हो जिससे तुमको अनेक व्यक्तियों को काम आए। ठीक है ना विकी कौशल जी? सच में विकी कौशल आके पढ़ रहा है क्या कटरीना कैफ को छोड़ के? एग्जाम आते आते लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा है, सबको लगता है, आप इकलौते नहीं है। ठीक है ना? चलो अगला आते हैं जीएमओ पे, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म या आनुवांशिक रूपांतरित जीव। जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या इसी को कहते हो आनुवांशिक रूपांतरित जीव। क्या कहोगे? आनुवांशिक, आनुवांशिक रूपांतरित, रूपांतरित जीव। अब यहाँ जीव लिखा है तो जीव में पौधे और जंतु दोनों आते हैं। ठीक, और भी संरचनाएं आती हैं। यहाँ जीव मतलब जंतुओं का अध्ययन नहीं होगा, जीवों का अध्ययन। तो जितनी भी चीजें जीवित होंगे उन सब के बारे में पढ़ रहा हो। ठीक है ना? ठीक है, आईटीडीएम बता चुके, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब पूरी तरीके से तुम्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, तुमको उस पर आश्रित रहना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक, इतनी बात समझ गया। इसमें क्या कर रहे हो? इसमें कह रहे हो तुम्हारे पास आनुवांशिक रूपांतरित, मतलब कह रहे हो उसके जो आनुवांशिक लक्षण हैं उसको तुम बदल दे रहे हो ताकि तुम्हें उसमें उत्पादन दर को बढ़ाओ। अगर पौधा है तो उसमें तुम उत्पादन दर को बढ़ाने की कोशिश करोगे। और जो जंतु होंगे जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, इन सब के लिए जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से या जीन चिकित्सा की सहायता से तुम ऐसी संरचना का निर्माण करो जिसमें दूध के उत्पादन दर में वृद्धि हो जाए, क्योंकि गाय भैंस से फिलहाल अभी तक दूध उत्पादन दर के लिए ही जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर बादल जी, आनुवांशिक रूपांतरित फसल को बड़ा योगी की सहायता से तैयार किया जाता है जिसमें जीएम फसल को तैयार करने के दो समान उपयोग प्रकार के डीएनए का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, असमान भी हो सकता है। ठीक है ना? ऐसे मत समझो, पर फिलहाल समान ही दिया है बुक में तो समान ही मान के चलना। ठीक है ना? रासायनिक अभियांत्रिकी या केमिकल इंजीनियरिंग में तुमको इन्हीं पांचों के बारे में लिखना है, कार्यों के बारे में, जिस बच्चे ने भी लिखा है। ठीक है ना? ठीक है नुसरत परवीन जी, आपने जो लिखा उसके लिए, ये सर आप जो पढ़ाते हैं वो आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म या आनुवांशिक रूपांतरित जीव के बारे में। इसमें कह रहा हो, एक उदाहरण लिए थे, याद करो, मक्का वाला। एक उदाहरण लिए थे मक्का वाला और एक उदाहरण लिए थे धान वाला, अगर याद हो तो। अब तुमको जाहिर सी बात है उत्पादन दर किस में बढ़ाना होगा, मक्के में कि धान में? मक्के में कुछ जीन ऐसे होंगे जिसके कारण मक्के में बीजों की संख्या धान के मुकाबले क्या है, अलग ज़्यादा है। तो अगर मक्के के शरीर से उस जीन को निकाल कर धान के शरीर में डाल दें तो धान का जो आनुवांशिक लक्षण पहले हुआ करता था उससे वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, रूपांतरित हो गया। इसलिए धान के पौधे को हम कहेंगे क्या, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, मतलब उसका आनुवांशिक लक्षणों को हमने क्या किया, बदल दिया। ठीक है ना? सर एग्जाम आ गया और कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या करें? जब तुम्हारा वन शॉट आएगा ना पुष्पी पौधों में जनन वाला, तुम देखना उस चैप्टर को सीधे एग्जाम टाइम पे भी पढ़ोगे ना तब भी याद रहेगा। बस इतना ध्यान देना, पेशेंस के साथ बैठना पूरी क्लास में। ठीक है ना? इस बात को तो तुम अभी लिख के ले लो। ठीक, बीटी का पास पे भी आ जाते हैं अभी। तो इसमें क्या कर रहे हो, एक कोशिका को ले रहे हो, तो पौधे की कोशिका में तो वैसे भी दो आवरण होगा, क्योंकि बाहर वाले आवरण को हम क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। तो उसको नष्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या, एक एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोजाइम। तो यहाँ पे लाइसोजाइम का कार्य पड़ने वाला है। ठीक है ना? तो हम शुरुआत कर दे रहे हैं फिगर से, लेकिन हम बनाएंगे नहीं पूरा। ठीक, और यहाँ भी हम एक बना दे रहे हैं। तो इसमें दो आवरण हो गया, बाहर के आवरण को कहोगे सेल वाल या कोशिका भित्ति, और अंदर के आवरण को कहोगे क्या, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला। तो ये हो जाएगा क्या, सेल वाल, या ऐसी कहोगे क्या, कोशिका, अच्छा यहाँ से हटाते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेल वाल या कोशिका भित्ति। यहाँ लिखते हैं, दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, सेल वाल या कोशिका भित्ति, सेल वाल या कोशिका भित्ति। तो ये इसका बाहरी आवरण हो गया, सेल वाल या कोशिका भित्ति। और इसी के अंदर इसका दूसरा आवरण है ये वाला, जिसको हम लोग लिख रहे हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका, कोशिका कला, कोशिका कला।
ठीक है ना। तो सेल वॉल को नष्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग करोगे, इसको नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से कोशिका के किसको नष्ट किया जाता है, सेल वॉल को। और दूसरा क्या लोगे, दूसरा लोगे क्या, लिटिक। कौन सा, लिटिक। चलो हिंदी में इसको भी लिख लो, लिटिक एंजाइम की सहायता से क्या करते हो, कोशिका कला नष्ट करते हो। ठीक है ना, क्या करते हो, कोशिका कला नष्ट करते हो। लिटिक एंजाइम की सहायता से कोशिका कला को नष्ट करते हो, जिसके कारण क्या होगा, दोनों का डीएनए बाहर आ जाएगा। दोनों का डीएनए क्या हुआ, बाहर आ गया। अब इस डीएनए को सेम वही काम सारा हम लिख रहे हैं, दोबारा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। इस डीएनए को क्या करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे, लाभदायक जीन को निकालोगे, फिर आपस में जोड़ोगे। जोड़ने के बाद फिर से इसको क्या करोगे, मक्के से उठाकर धान के पौधे में क्या करोगे, रूपांतरित करोगे, जिसके कारण क्या होगा। अनिमेश जी कोई इग्नोरेंस नहीं है, हम फिलहाल आप काफ़ी देर से देखे होंगे, इधर मुँह करके लिख रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें से उस जीन को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे, तो ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या लोगे, प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से उसको क्या करोगे, काटोगे। प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से लाभदायक जीन को काटोगे। चौथा स्टेप लोगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में क्या करोगे, जोड़ोगे। और जोड़ने के बाद अगला स्टेप क्या लोगे, रूपांतरण। रूपांतरण की क्रिया द्वारा क्या करोगे, वो जो जोड़ रहे थे उसमें मक्के का जीन कहाँ चला जाएगा, मक्के के जीन को क्या करोगे, मक्के के जीन को, वो क्लास देखना आराम से समझ में आ जाएगा। धान के जीनोम में क्या करते हो, रूपांतरित करते हो। तो जो लक्षण इसमें थे वो लक्षण अब किसमें चले जा रहे हैं, धान में, जिसके कारण धान का जो नया संरचना बनाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहेंगे। यह क्रिया तुम जंतु में भी कर सकते हो, ठीक है ना। अक्षय कुमार जी सर बायोलॉजी में यदि 99 नंबर लाओ तो आप अपने तरफ से टारगेट बोर्ड का टी शर्ट देंगे, बिल्कुल। टी शर्ट से ही क्या होगा, ठीक है ना, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। हाँ मोहन गोस्वामी जी, आपने कल बताया था, ठीक है ना। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो जीएमओ भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इस तरीके से लिख के खत्म कर लोगे, ठीक। और इसी में एक पूछा है न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल बहुत इग्नोर कर रहे हैं सर आप प्रीति यादव जी, ऐसा कुछ नहीं, अभी वो भी लिख के आया है, निमेश भी। फिलहाल हम ध्यान दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन अगर ले लिए हैं तो उसको अच्छे से बता लिया जाए, ठीक है ना। ठीक है, बीटी कपास को दो जीवाणुओं की सहायता से बनाते हो। पहले जो जीवाणु उपयोग कर रहा हो उसको बैसिलस थ्योरिनजेंसिस को यूज कर रहा हो, ठीक है ना। उसके बाद उसमें से जो जीन निकाल रहा हो उसको दोबारा बैसिलस थ्योरिनजेंसिस में न डालकर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफियंस में डाल देते हैं, ठीक है ना। सलोनी जी पैलिंड्रोम पे आते हैं, हाँ हमने पैलिंड्रोम लिखा था, भूल गए, पैलिंड्रोम, ठीक है ना। इसको क्या कह रहा हो, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, ठीक है ना। अभी आप लोग थोड़ा सा इतना समझने की कोशिश कीजिएगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है, कंफ्यूज मत होइएगा बस। नहीं तो फिर कंफ्यूजन होने पे हो जाएगी दिक्कत, कुछ इस तरीके से। अब ये सभी डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से किससे जुड़े होंगे, ये एक दूसरे से जुड़े होंगे हाइड्रोजन बांड की सहायता से, ठीक है ना। किससे जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बांड की सहायता से। ये एक दूसरे से किससे जुड़े हैं, हाइड्रोजन बांड की सहायता से, ठीक है ना। सबके सब किससे जुड़े हैं, पूरा डीएनए किससे जुड़ा हुआ है। किसी का कमेंट इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या है क्या नहीं है। तो इसको क्या कर रहे हो, थोड़ा सा नीचे कर लो, ठीक। इसमें क्या कर रहे हो, पैलिंड्रोम की सहायता से आपस में जुड़े हो, और एक धागा है डीएनए का जिसको कहते हो कि वो 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है, जिसमें GAATTC नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं, और जो दूसरा होगा 3 से 5 की दिशा में, उसमें इसी का उल्टा होगा। इसके सामने क्या होगा, A के सामने आता है T के सामने आता है A, और C के सामने आता है G। तो ये होता है 5 से 3 की दिशा में और 3 से 5 की दिशा में। तो अगर इसको हम मान ले 5, तो ये ऐसे गया और ऐसे हो गया ख़त्म 3 पे, और ये मान ले अगर हम लोग 3, तो ये ऐसे गया और ऐसे ख़त्म हो गया कहाँ पर, 5 पे। तो अगर नाइट्रोजनस बेस पेयर की बात करें हम लोग, तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, G, फिर ये घूम के इधर आ गया A, A, T, T, C,
सी, फिर आएगा क्या ए टी टी सी, फिर जी, फिर घूम के आएगा इधर ए टी, फिर घूम के आ गया सी। इस तरीके से जुड़ा होगा, ठीक है ना, गलती नहीं है वो, ठीक है ना बाबू, उसको गलती नहीं कहा जाता। फिर ये हो जाएगा क्या जी ए टी सी, जी ए टी सी, जी ए टी सी। ये हमारा हो गया डीएनए, ठीक है ना। अब अगर, ठीक है अर्पिता जी, किसी ने पूछ लिया, बता दे रहा है, अगर इस डीएनए में हम डाल दे रहे हैं क्या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, क्या डाल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन, इसको लिखोगे क्या, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज को क्या लिखोगे यार, एंजाइम, चलो प्रतिबंधन अंतः एंजाइम लिख लो, एंडोन्यूक्लियस, एंडो मतलब हो जाएगा अंदर, ठीक है ना, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के। तो ये क्या करेगा, डीएनए को किस भागों से काटेगा, ये जो संरचना है यहाँ से इस जी को अलग करेगा और यहाँ से इस जी को अलग करेगा, तो यहाँ से इसको तोड़ेगा और यहाँ से इसको तोड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे, ये यहाँ से कटेगा, फिर ऐसे घूम के आया और यहाँ से कटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, फिर ऐसे घूम के आएगा तो ये जी यहाँ है, दूसरा वाला कटेगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, फिर दूसरा कहाँ गया जी ए, अच्छा एक यहाँ भी है, और फिर कहाँ पे आएगा यहाँ पर, ठीक है, दूसरा वहाँ पे। तो ये जगह जगह से यही छठवें नंबर हाइड्रोजन बांड से क्या होगा, टूटेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां, छठवें नंबर पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां। अब ये चीज़ अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं समझने के लिए, कि ये डीएनए का हो गया पहला धागा, जिसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो कौन से हैं, GAATTC या GAATTC, और इसी से जुड़ा है डीएनए का एक दूसरा धागा ऐसे, ठीक है ना, जुड़ा है एक दूसरा धागा, उसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है उसमें क्या है G, यहाँ क्या लिखोगे CTTA, और यहाँ पे क्या कट गया है G, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, इसको आसानी से क्या कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो ऐसे। तो एक हिस्से से आधा हिस्सा इधर कट गया, ये वाला हिस्सा बच गया इतना, और फिर एक हिस्से से ये कट जाएगा, तो जगह जगह से वो क्या होगा, एक दूसरे से अलग होते रहेंगे। तो जब डीएनए, गुरुजी ठीक है, वो गलती नहीं है बाबू, थर्ड जेंडर जो होता है, ठीक है ना, तो हर छठवें नंबर हाइड्रोजन बांड से अगर वो टूट रहा है तो उसके टूटने की संरचना को क्या कहते हो, पैलिंड्रोम, या इसी को कहते हैं हम लोग विलोम पद। तो जब डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनस बेस पेयर हर छठवें नंबर 6 हाइड्रोजन बांड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, देखो ये गिनोगे तो विपरीत में, फिर विपरीत में, फिर विपरीत में, ऐसे जाता है दिशा में पाए जाते हैं, तो इस क्रिया को पैलिंड्रोम कहते हैं। टाइम हो गया, अच्छा ठीक है, लेट हो रहा है। सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को सेंट्रल डोगमा कहते हो। ये वन वे फ्लो हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, बहुत सारे संरचनाएं हो सकती हैं, हालांकि 3 तरीके से होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना, कल नया चैप्टर को लेके आएंगे। ऑब्जेक्टिव इसमें जो पिछले चैप्टर में हुआ था उससे ज़्यादा तो कुछ खास है नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, जब इकट्ठे थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि उपयोग में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव 10 से 12 होगा, ठीक है ना, तो उसको उतना छोड़ रहे हैं, ठीक। चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब के लिए बाय, गुड नाइट, दिन भर ख्याल रखना अपना और आराम से, कोई ऐसी गलती मत करना जिसको लेके शाम को पछतावा हो, ठीक है ना, ठीक, बाय। हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक एसपी सर